कभी कभी हकीकत कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावनी होती है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक मासूम इंजीनियरिंग छात्रा की सिर्फ गलत पहचान के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसा अपराध जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 11 मार्च 2011 को हुए इस सनसनीखेज मर्डर केस ने न सिर्फ नागपुर की सड़कों को प्रदर्शनकारियों से भर दिया बल्कि पुलिस प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। लोग इंसाफ की मांग को लेकर एकजुट हो गए। इतना गुस्सा, इतनी पीड़ा कि हालात को काबू में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस केस की सुनवाई शुरू हुई 9 जून को और देश के मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने इस केस को लड़ा। उन्होंने साफ कहा, इस बेरहमी की सिर्फ एक सजा हो सकती है, फांसी। लेकिन क्या आरोपी को सच में फांसी की सजा मिली? क्यों हुई ये हत्या? क्या था इसके पीछे का सच और कैसे चला पूरा ट्रायल? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी विस्तार से सिर्फ इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले अपराध की दास्तान है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। यह सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे सच की दस्तक है जिसने पूरे शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। नागपुर के उस हिस्से में आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा महसूस होता है मानो किसी की चीखें फिजाओं में अब भी तैर रही हों। यह कहानी है नागपुर की, हमारे देश के ठीक दिल में बसे उस शहर की जो कभी अपने संतुलित मौसम और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता था। लेकिन 10 मार्च 2011 की सुबह ने इस शहर की पहचान में एक ऐसा दर्दनाक अध्याय जोड़ दिया जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में भी उस दिन की सिहरन लोगों की नसों में आज भी महसूस की जा सकती है। एक आम सुबह थी, हर रोज की तरह गली मोहल्ले में चहल पहल थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सुबह एक मासूम की जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होगी। दिन के लगभग 11 बजे का वक्त था, भीड़भाड़ वाला इलाका, लोग आते जाते, दुकानों की आवाजाही। लेकिन इसी सब के बीच एक खौफनाक मंजर घटित हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मोनिका किरनापुरे, एक होनहार छात्रा, एक बेटी, उस दिन अकेले ही पैदल अपने कॉलेज जा रही थी जैसा कि वह हर रोज करती थी। राजश्री ताई मूलक इंजीनियरिंग कॉलेज की 3rd ईयर की यह स्टूडेंट नागपुर के नंदन वन इलाके में स्थित हॉस्टल में रहती थी। उसका हॉस्टल कॉलेज से पास था, इसलिए वह आमतौर पर पैदल ही जाती थी, अक्सर अकेली लेकिन बेफिक्र। मोनिका की आदत थी हर सुबह कॉलेज जाते समय अपने घर वालों से फोन पर बात करना। यही उसकी दिनचर्या थी, एक सीधा सादा मासूम सा रूटीन। मार्च 2011 के दूसरे हफ्ते में मोनिका पर कुछ लड़कों की गंदी नजर पड़ गई। उन्होंने उसकी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह कब हॉस्टल से निकलती है, कब लौटती है, कैसे कपड़े पहनती है, यहाँ तक कि वह अपने चेहरे को स्कार्फ से ढकती है, इस बात तक पर उनकी निगाहें ठहर गईं। 2-3 दिन तक उसकी हर हरकत पर निगरानी रखी गई। फिर आया वो मनहूस दिन, 10 मार्च 2011। सुबह के 11 बजे का समय था जब मोनिका कॉलेज जा रही थी। रोज की तरह उस दिन भी मोनिका ने स्कार्फ से अपना चेहरा ढका हुआ था। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। गर्मियों की धूप, धूल और प्रदूषण से बचने के लिए अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं, खासकर जब वे कॉलेज या काम के लिए निकलती हैं। मोनिका के लिए यह आदत बन चुकी थी, जैसे हर दिन अपने घर वालों से कॉलेज जाते समय बात करना। वो सुबह भी वैसी ही थी, सामान्य, शांत, लेकिन किसे पता था कि इस सन्नाटे में एक तूफान छुपा बैठा है। जैसे ही वह हॉस्टल से बाहर निकली, फोन पर अपनी मम्मी से बात करती हुई, तभी 2 बाइक सवार लड़के अचानक पीछे से आए। ना कोई चेतावनी, ना कोई शोर, सीधे मौत की तरह उस पर टूट पड़े। चाकू के वार इतने तेजी और क्रूरता से किए गए मानो किसी इंसान पर नहीं, एक निर्जीव वस्तु पर हमला हो रहा हो। मोनिका के पास बचने या समझने का मौका ही नहीं था। आंखों में हैवानियत और दिल में जहर लेकर आए उन लड़कों ने उसे तब तक गोदा जब तक उसकी सांसें कमजोर नहीं पड़ गईं। एक चाकू का वार इतना गहरा था कि वह सीधे उसकी पसलियों में फंस गया। हमला करने वाले खुद उसे निकाल नहीं पाए, मानो उनका पागलपन ही उनके लिए अड़चन बन गया हो। हमले के बाद वहशी दरिंदे वहां से भाग निकले। आसपास के लोगों ने जरूर कुछ देर बाद हरकत में आने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वह इतना अचानक और असली लगने से पहले ही भयावह हो चुका था। मोनिका जमीन पर गिर चुकी थी, खून से सनी, बिल्कुल निढाल। लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे,
किसी ने उसकी नब्ज देखी, किसी ने ऑटो बुलाया, कोई रोने लगा। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जो खबर मिली उसने पूरे शहर की सांसें रोक दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ नागपुर की गलियों में गूंज उठी वो चीख जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक होनहार लड़की जो सपनों की दुनिया में अपने सुनहरे भविष्य की रूपरेखा बना रही थी। क्लास, किताबें और करियर ही उसकी दुनिया थे। एक ऐसी मासूम जिसे ना किसी से बैर था, ना कोई दुश्मनी। मोनिका की मौत ने हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर एक सीधी सादी लड़की भी सड़कों पर महफूज नहीं है तो आखिर कोई भी सुरक्षित कैसे है। यह महज एक हत्या नहीं थी, यह भरोसे का कत्ल था। उस भरोसे का जो हर माँ बाप अपनी बेटी को कॉलेज भेजते वक्त अपने दिल को समझाने के लिए पालते हैं। मोनिका के जाने से न सिर्फ एक परिवार उजड़ गया, बल्कि पूरे नागपुर ने एक अपनी सी बेटी खो दिया। शहर में गुस्से की ज्वाला सड़कों पर फूट पड़ी। इंसाफ दो, हमारी बहन को न्याय दो, जैसे नारों से नागपुर गूंजने लगा। कॉलेज के छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन, आम जनता, हर कोई मोनिका के लिए इंसाफ की लड़ाई में शामिल हो गया। मोनिका की तस्वीरें हाथों में लिए, आंखों में आंसू और दिल में आक्रोश लिए लोग सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च निकाले गए, रातों को जागकर धरने दिए गए। पुलिस पर अभूतपूर्व दबाव बना। हर दिशा से सवाल उठ रहे थे, क्या अब शहर में कानून का कोई डर नहीं रह गया? क्या खुलेआम हत्या करने वालों को पकड़ना इतना मुश्किल हो गया? जांच तेज कर दी गई। सबसे पहले मोनिका के निजी जीवन को खंगाला गया। परिवार वालों से लेकर कॉलेज के सहपाठियों तक हर कोई पूछताछ के घेरे में आया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन हर सुराग या तो धुंधला था या अधूरा। चश्मदीद गवाह कुछ भी स्पष्ट कहने की हालत में नहीं थे। कोई कहता बाइक तेज थी, नंबर नहीं देख पाए, तो कोई कहता हमने लड़की को गिरते देखा, कुछ समझ नहीं आया। जांच में धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि यह हमला योजनाबद्ध था, किसी जुनून या अंधी नफरत से उपजा हुआ, न कि अचानक होने वाली झड़प। लेकिन असली वजह क्या थी, यही सवाल सबको खाए जा रहा था। हत्यारों के दुस्साहस ने जैसे पूरे नागपुर को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसा अपराध जो न सिर्फ क्रूर था, बल्कि कानून और इंसानियत दोनों के मुंह पर तमाचा था। दिन के उजाले में भीड़ भरे इलाके में इतने भयानक तरीके से एक लड़की की हत्या कर देना और फिर आराम से बच निकलना, यह कल्पना से भी परे था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इतने गवाहों के बावजूद कोई भी सामने आकर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई जैसे डर के साए में जी रहा था। आवाजें थीं, पर गवाही नहीं थी। सवाल थे, पर जवाब नहीं था। इंसाफ की मांग थी, लेकिन रास्ता धुंधला था। पुलिस को हर ओर से घेरा जा रहा था। मीडिया, आम जनता, सोशल एक्टिविस्ट्स सभी पूछ रहे थे, आखिर कब तक? मोनिका की मौत धीरे धीरे कानून व्यवस्था पर सवाल बन गई थी। जांच में जब यह सामने आया कि हमलावर 3 थे, तो उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन यह उम्मीद जल्द ही मायूसी में बदल गई, क्योंकि किसी ने भी उनका चेहरा साफ नहीं देखा था। स्कार्फ, हेलमेट और तेज रफ्तार बाइक ने अपराधियों को छुपा दिया था। पुलिस को जो एकमात्र ठोस सुराग मिला, वह था मोनिका के शरीर में धंसा हुआ चाकू। फोरेंसिक टीम ने उस चाकू की बनावट और हैंडलिंग से अंदाजा लगाया कि हमला शौकिया नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग और क्रूरता से किया गया था। अपराधियों को मारने का अभ्यास था। वे डरपोक नहीं, बल्कि खतरनाक और निर्भीक थे। पुलिस ने मोनिका के हॉस्टल की तलाशी ली, उसका कमरा खंगाला गया, उसकी डायरी, फोन और लैपटॉप को जांचा गया। सहेलियों और रूममेट्स से लंबी पूछताछ की गई। सबने यही कहा, वो बहुत सिंपल थी, हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी, कभी किसी से उलझती नहीं थी। कॉलेज में भी ऐसा ही माहौल था। ना कोई अफेयर, ना कोई दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। एकदम शांत, पढ़ने लिखने में लगी रहने वाली लड़की। इसका मतलब यह हत्या ना तो किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा थी, ना कोई इमोशनल क्राइम और ना ही चोरी या पैसे के लिए। यह एक सेंसलेस मर्डर की तरह था, जहां ना तो कोई वजह थी, ना कोई मकसद दिखाई देता था। पुलिस के लिए यह केस अब एक ब्लाइंड केस बन चुका था, जहां हर दरवाजा बंद लग रहा था। लेकिन नागपुर की जनता ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, और ना ही मोनिका के परिवार ने हिम्मत हारी। पुलिस अब मोनिका की जिंदगी की परतों को और गहराई से खोलने लगी थी। उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अब जांच का केंद्र बन गए। एक एक कॉल, हर मिस्ड कॉल, हर मैसेज और हर नंबर को जांचा जाने लगा। कौन लोग थे जो मोनिका से बात करते थे, किन नंबरों पर बार बार कॉल होती थी, कौन से नंबर रात में एक्टिव थे।
पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ मिलकर एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। हर नाम, हर नंबर अब शक के घेरे में था। लेकिन जितना ज्यादा पुलिस ने इन रिकॉर्ड्स को खंगाला, उतना ही यह मामला उलझता गया। मोनिका का फोन रिकॉर्ड इतना साफ सुथरा था कि वह किसी स्कूल बुक जैसा लग रहा था। कोई अनजान नंबर नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई संदिग्ध बातचीत नहीं, बस रोज की सामान्य बातें, माँ से बातें, सहेलियों के मैसेज, क्लास के ग्रुप कॉल्स और कभी कभार ऑनलाइन डिलीवरी की OTP कॉल्स। पुलिस की एक उम्मीद ये भी थी कि शायद किसी ऐसे नंबर से बार बार कॉल आई हो जिसे मोनिका ने उठाया नहीं हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं मिला। फोन में ना तो कोई ब्लॉक नंबर था, ना कोई डरावना मैसेज, ना ही कोई कॉल जिसने किसी खतरे का संकेत दिया हो। अब पुलिस की दिशा भटकती नहीं, लेकिन और गहरी होती चली गई, क्योंकि जब सतह पर सब कुछ साफ दिखता है तो सच्चाई अक्सर जमीन के नीचे छुपी होती है। इसलिए पुलिस ने शहर के पुराने रिकॉर्डेड अपराधियों की फहरिस्त निकाली, जिन पर पहले भी पीछा करने, महिलाओं को परेशान करने या सरेआम हिंसा के केस दर्ज थे। उनसे पूछताछ शुरू हुई। खास तौर से उन अपराधियों पर फोकस किया गया जिनका पहले भी नंदन वन, धामापुर या मोहिते नगर जैसे इलाकों में आना जाना रहा हो, जहां मोनिका रहती थी और रोज कॉलेज जाती थी। साथ ही पुलिस ने एक और स्मार्ट कदम उठाया, घटनास्थल और आसपास के मोबाइल टावर डेटा को खंगाला। घटना के वक्त कौन कौन से मोबाइल नंबर उस इलाके में एक्टिव थे, किन किन फोन की लोकेशन मोनिका के आसपास ट्रेस हुई। ये एक तकनीकी जाल था, लेकिन यही जाल अपराधियों को पकड़ने की सबसे मजबूत उम्मीद बन रहा था। पुलिस ने हॉस्टल में रहने वाली बाकी लड़कियों के मोबाइल डेटा भी चेक किए। ऐसा कोई नंबर, कोई नाम जो बार बार हॉस्टल के आसपास एक्टिव रहा हो। कुछ संदिग्ध नंबरों की पहचान हुई, लेकिन कोई निश्चित कड़ी अभी भी नहीं मिली। जांच की यह स्टेज अब बेहद संवेदनशील हो चुकी थी। सब कुछ गोपनीय रखा गया। प्रेस को भी सीमित जानकारी दी जा रही थी, क्योंकि अब जो भी सुराग हाथ लगता वो सीधे कातिलों तक पहुंचा सकता था या उन्हें सतर्क कर सकता था। पुलिस अब किसी भी दिशा को हल्के में नहीं ले रही थी। हर संभावना, हर इंसान और हर बातचीत संदेह के घेरे में थी। चाहे वो नामचीन अपराधी हो या मासूम लगने वाली छात्राएं, अब कोई भी जांच से बाहर नहीं था। हॉस्टल की लड़कियों के मोबाइल फोन से मिले डेटा का विश्लेषण पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ घंटों बैठकर किया। कौन से नंबर रोज एक्टिव रहते थे, किन नंबरों से लगातार देर रात तक बात होती थी, कौन कौन से नंबर ऐसे थे जो नंदन वन और कॉलेज दोनों जगहों पर लोकेट हुए। और यहीं से शुरू हुई एक नई दिशा। एक नंबर बार बार कुछ खास लड़कियों के फोन में कॉमन मिला। नाम नहीं था, सेव भी नहीं किया गया था, लेकिन उस नंबर से देर रात लंबी बातचीत होती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस नंबर की लोकेशन अक्सर उस रास्ते के पास ट्रेस हुई जहां मोनिका कॉलेज जाया करती थी। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकाली। वह किसी फर्जी आईडी पर लिया गया सिम कार्ड था। यानी अब मामला और भी पेचीदा हो गया, क्योंकि कोई शख्स ना सिर्फ छिपकर कॉल कर रहा था, बल्कि लोकेशन से साफ था कि वह मोनिका को फॉलो भी कर रहा था। पुलिस ने उस नंबर से जुड़ी कॉल हिस्ट्री निकाली और वहां एक और नाम उभरा, एक लड़का जो पहले उसी कॉलेज में पढ़ चुका था, लेकिन अब वहां से निकाल दिया गया था। उसके खिलाफ पहले भी 2 बार छात्राओं को परेशान करने की शिकायतें आ चुकी थीं, लेकिन कभी मामला थाने तक नहीं पहुंचा था। अब पुलिस को लगने लगा कि शायद कहानी की डोर यहीं से खुल सकती है। वो लड़का कॉलेज छोड़ चुका था, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा साबित कर रहे थे कि वह अभी भी उस इलाके में सक्रिय था। पुलिस ने तुरंत उस संदिग्ध को ट्रेस किया, लेकिन वह अपने पते पर नहीं मिला, वह गायब था। और यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि वे उस अंधेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसके पीछे मोनिका की हत्या की असली वजह छिपी है। लड़कियां अक्सर एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बातें साझा कर लेती हैं, खासकर तब जब बात उनके निजी जीवन की हो। लेकिन यही सहजता अक्सर पुरुष अधिकारियों की उपस्थिति में नहीं दिखती। वहां एक झिझक होती है, एक संकोच। इसके उलट जब सामने एक महिला पुलिस अधिकारी होती है तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास भी होता है और सच्चाई भी होती है। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी देखने को मिला, जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दिया। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की, जिसे इस रिपोर्ट में सविता नाम दिया गया है, ने जब एक महिला सब इंस्पेक्टर से मुलाकात की तो उसने चौंका देने वाला रहस्य साझा किया। सविता ने बताया कि हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की के बारे में एक लड़का बार बार पूछताछ करता है। बात केवल पूछताछ तक सीमित नहीं थी, वह लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसका बर्ताव बेहद अजीब और असामान्य था। वह जानने की कोशिश करता था कि वह कब हॉस्टल से निकलती है, कब लौटती है,
किन लोगों से मिलती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, जैसे उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने का जुनून सवार हो। पुलिस ने लड़की की पहचान गोपनीय रखी और इस जानकारी को बेहद सतर्कता से संभाला। लेकिन यह सुराग पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। सविता ने बताया कि शुरुआत में वह उस लड़के से दूरी बनाए रखती थी, उसकी बातों को अनसुना करती रही, उसके सवालों के जवाब देने से बचती रही। लेकिन वक्त के साथ वह लड़का उसकी सहानुभूति जीतने लगा। उसने खुद को एक मजबूर इंसान की तरह पेश किया, कहा कि जिस लड़की के बारे में वह जानकारी चाहता है, उसने उससे 14,000 रुपए उधार लिए थे। अब वह पैसे वापस नहीं कर रही थी और यही वजह थी कि वह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। लड़का दावा करता था कि उसका मकसद बस इतना था, किसी दिन उस लड़की का सामना करना और सीधे बात करके अपना पैसा वापस लेना। एक तरह से ये महज उधारी की कहानी लगती थी। हॉस्टल की एक लड़की ने पैसे लिए, नहीं लौटाए और लड़का पीछे पीछे उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे सविता भी उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा शायद लड़का सच कह रहा है और उसने उसे छोटी मोटी जानकारियां देनी शुरू कर दिया। कब आती है, कब जाती है, कभी कभार कौन मिलने आता है, ऐसी बातें जो उसे मामूली लगीं। लेकिन जब यह बात पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने फैसला किया कि अब इस लड़के की पूरी पड़ताल की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यही लड़का इस पूरे मामले की कड़ी हो सकता था, या फिर वह सच में कोई अहम सुराग लेकर बैठा था। पुलिस ने जैसे ही उस लड़के के बारे में गहराई से जानकारी जुटानी शुरू की तो सामने आया कि वह महाराष्ट्र के कटोल टाउन का रहने वाला था। उसका नाम था कुणाल जायसवाल और वह एक इंग्लिश स्कूल में शिक्षक था। यह वही कुणाल था जो नंदन वन के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के बारे में लगातार पूछताछ कर रहा था। जांच पड़ताल में और भी तथ्य उजागर हुए। पता चला कि कुणाल के पिता अनिल जायसवाल कटोल में एक होटल चलाते हैं। इस कनेक्शन के साथ पुलिस ने कुणाल को तुरंत हिरासत में लिया और उससे सख्त पूछताछ शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को कुणाल के कई और रिश्ते भी मिले, कुछ ऐसे लड़के जिनके साथ उसकी बातचीत रहती थी, जिनका हॉस्टल की कई लड़कियों से भी गहरा जुड़ाव था। पुलिस ने उन लड़कों को भी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जिन 2-3 लड़कों से पूछताछ हुई, उन्होंने साफ इनकार किया कि उनका इस मामले से कोई संबंध है। कुणाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश किया। उसने कहा कि वह लड़की जो उसी हॉस्टल में रहती है उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने उससे 14,000 रुपए उधार लिए थे और इन दिनों वह उसे थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए वह उसके बारे में जानकारी जुटा रहा था। कुणाल ने जोर देकर कहा कि उसका इस भयानक मर्डर केस से कोई भी संबंध नहीं है और एविडेंस के तौर पर उसने बताया कि जब हत्या हुई वह उस वक्त नागपुर में ही नहीं था। पुलिस ने जब कुणाल जायसवाल के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो उन्हें पता चला कि कुणाल सच बोल रहा था। 10 मार्च 2011 को जब मोनिका की हत्या हुई, उस दिन कुणाल नागपुर में नहीं था बल्कि अपने गृह नगर कटोल में था। हालांकि उसके बाद कुणाल कई बार नागपुर आता जाता रहा था, जो कि पुलिस के लिए भी एक सच्चाई थी। इस ठोस सबूत की वजह से पुलिस ने कुणाल को फौरन छोड़ दिया, क्योंकि फिलहाल उसके खिलाफ कोई ठोस आरोप साबित नहीं हो पाया था। लेकिन पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। कुणाल के संपर्क में आए कुछ अन्य लड़कों की भी पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी और उनकी भी पूछताछ किया। इसी कड़ी में पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम था श्रीकांत सोनेक। श्रीकांत टकेश्वर का रहने वाला था और एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर जाना जाता था। वह एक छोटा मोटा अपराधी था जिस पर चोरी और लूटपाट के इल्जाम लगे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि श्रीकांत की बातचीत कुणाल से भी होती रहती थी। जब पुलिस ने श्रीकांत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो जो कहानी उसने सुनाई उसने पुलिस वालों को भी हिलाकर रख दिया। श्रीकांत ने स्वीकार किया कि इस भयानक कत्ल के पीछे उसका ही हाथ है, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसने बताया कि उसके साथ 2 और लड़के भी इस मामले में शामिल थे, प्रदीप सहारे और उमेश मराठे। पुलिस अब इस नए खुलासे के बाद एक बड़ी और खतरनाक साजिश के बीच खड़ी थी। श्रीकांत ने पुलिस को सबसे चौंकाने वाली बात बताई, इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कुणाल जायसवाल था। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। पहले तो पुलिस ने कुणाल की बात मान ली थी कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। कुणाल ने साफ कहा था कि वह उस लड़की का सिर्फ बॉयफ्रेंड था जिसने उससे पैसे उधार लिए थे और हत्या में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने तो उसे शक की सूची से ही बाहर कर दिया था। लेकिन अब वही कुणाल जिसके लिए पुलिस का भरोसा कायम था, उसका अपना ही साथी श्रीकांत उसके खिलाफ खड़ा था।
पुलिस ने तुरंत कुणाल को दोबारा हिरासत में ले लिया। पूछताछ की शुरुआत में पुलिस ने कुणाल से कहा, हमने श्रीकांत को पकड़ लिया है। उसने तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई हमें बता दी है। सिवाय सच कहने के अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने हमें बहुत गुमराह किया है, अब सच सच सब कुछ बताओ। कुणाल ने जब पुलिस के सामने अपनी सफाई दी तो कई नए तथ्य सामने आए। पुलिस ने अपने सबूतों और हत्या में शामिल अन्य व्यक्तियों के बयानों के साथ कुणाल से गहन पूछताछ किया। आखिरकार उन्हें मानना पड़ा कि इस भयानक मर्डर के पीछे ये लड़के कुणाल, श्रीकांत और प्रदीप सहारे, उमेश मराठे सभी का हाथ था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सभी आरोपितों ने एक सुर में कहा कि उनका मोनिका किरनापुरे से कोई दुश्मनी नहीं थी और वे तो उसे तक जानते भी नहीं थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था, अगर कुणाल और उसके साथियों को मोनिका को तो जानना तक नहीं था, तो फिर उन्होंने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर दिया? यह बात पुलिस के लिए पहेली बन गई थी और वे पूरी तरह घनचक्कर हो चुके थे। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की तह तक जाना, एक अहम मोड़ सामने आया। पता चला कि सविता नाम की एक लड़की जो उसी हॉस्टल में रहती थी और जिसके बारे में कुणाल अक्सर बात किया करता था, दरअसल कुणाल की जानकार थी। सविता ने पुलिस को बताया कि 10 मार्च को कुणाल ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सविता को फोन किया था। फोन पर उसने उस लड़की के बारे में पूछा जिसका वह पीछा कर रहा था। वह लड़की उस वक्त कहाँ थी? सविता ने कहा, वह अभी अभी हॉस्टल से निकली है, शायद कॉलेज जाने के लिए। सविता की यह बात सुनते ही कुणाल ने बातचीत तुरंत खत्म कर दी और फोन रख दिया। फोन कटते ही कुणाल ने उन लड़कों को फोन लगाया जिनके साथ वह पहले से एक सुनियोजित साजिश रच चुका था। कुणाल ने उन्हें सूचित किया कि हॉस्टल से एक लड़की निकल रही है जो पैदल ही जा रही है। उसका हुलिया, कपड़े, सब कुछ उन्हें बता दिया गया था और वे लोग 3 से 4 सुपारी किलर्स पहले से ही हॉस्टल के बाहर घात लगाकर बैठे थे। उनका काम था उस लड़की को टारगेट करना और किसी भी कीमत पर उसे खत्म कर देना। यह पूरी योजना इतनी बर्बर और सटीक थी कि मोनिका के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। वो लड़के जिनके निशाने पर एक लड़की थी, वह असल में वो लड़की नहीं थी जिसे कुणाल जायसवाल मरवाने की साजिश रच रहा था। असल में समय और मौका ऐसा था कि मोनिका किरनापुरे, जो उस दिन अपने चेहरे पर दुपट्टा बांधे हुई थी, उसी लड़की के समान लग रही थी। और यही वजह थी कि उन किलर्स ने मोनिका को अपना टारगेट समझ लिया। जब कुणाल ने फोन किया और नशे में धुत उन हत्यारों को उस लड़की के बारे में बताया तो वे पहले से ही उसी जगह मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने मोनिका को देखा, वे उसके पीछे से चुपके से आए और उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। 10 मार्च 2011 की सुबह 11 बजे नागपुर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर इन कातिलों ने निर्दोष मोनिका किरनापुरे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बाद में जब कुणाल और उसके साथियों ने सच्चाई जानी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत लड़की को मार दिया था। मोनिका से उनका कोई दुश्मनी नहीं थी, वे उसे जानते तक नहीं थे और उनके बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोनिका की जान जा चुकी थी और कातिलों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका था। धीरे धीरे ये सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। पहली पूछताछ के बाद कुणाल जायसवाल भी फरार हो गया था और पुलिस के लिए उसे पकड़ना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। लगातार कोशिशों के बाद, कड़ी मेहनत और कई जांच पड़ताल के बाद आखिरकार कुणाल, प्रदीप सहारे और उनके बाकी साथियों को पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने इन सभी से पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई वह दिल दहला देने वाली थी। दरअसल कुणाल और उसके ग्रुप के लड़के उसी हॉस्टल में रहने वाली एक दूसरी लड़की का कत्ल करना चाहते थे। लेकिन एक दर्दनाक गलत फहमी के कारण कातिलों ने मोनिका किरनापुरे को ही कुणाल का दुश्मन समझ लिया। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। निर्दोष मोनिका को चाकुओं से गोदा गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सच तो यह था कि जिस लड़की को वे मारना चाहते थे वह सुबह 9 बजे ही हॉस्टल से निकलकर कॉलेज जा चुकी थी। सविता को भी यह बात पता थी, लेकिन जब उसने कुणाल से कहा कि वह लड़की कुछ देर पहले कॉलेज गई है तो उसका मतलब था कि लगभग 2 घंटे पहले, यानी करीब 9:30 बजे। लेकिन कुणाल ने इस बात को कुछ मिनट पहले समझ लिया। यह छोटी सी मगर बेहद दर्दनाक गलत फहमी बनी इस पूरी घटना की वजह। टाइमिंग की इस खतरनाक भूल ने एक मासूम की जान छीन ली, जबकि असल निशाना बच गया। जिस लड़की का कत्ल होना था उसकी जान बच गई, लेकिन दूसरी लड़की मोनिका किरनापुरे की, जो बिल्कुल बेगुनाह थी, निर्दोष थी, उसकी बेरहमी से हत्या हो गई। उसका कुणाल से और उन 14,000 रुपयों से कोई लेना देना तक नहीं था। यह बात अपने आप में एक गहरा दर्द और अफसोस थी।
एक ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था, वो मारी गई, एक गलत फहमी और जालसाजी का शिकार। अब सवाल ये था कि आखिर कुणाल उस लड़की का कत्ल क्यों करना चाहता था। दरअसल यह सब एक शादी की पार्टी में शुरू हुआ था। कुणाल की उस लड़की से मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वे एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। लेकिन रिश्तों की नाजुक बुनावट में दरार आ गई। उस लड़की को कुणाल की कुछ बातों से कड़वाहट हुई, उसका दिल टूट गया। वह धीरे धीरे कुणाल को इग्नोर करने लगी। फिर वह लड़की जिसने कुणाल को ठुकराया था, अपने ही हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़की के बॉयफ्रेंड के करीब हो गई, उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। यह बात कुणाल को अंदर तक झकझोर गई। उसने गुस्से में सोचा कि जिसने मुझे धोखा दिया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता, और इसी गुस्से और बदले की भावना में उसने उस लड़की को मारने की साजिश रची। यह घटना सच में दिल दहला देने वाली है। करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करके कुणाल ने अपनी साजिश रची, पर उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, एक अनजाने की त्रासदी जो उसकी गलत नियत और नफरत की भेंट चढ़ गई। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खास तौर पर रिटायर हुए टॉप लॉयर उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया। उज्ज्वल निकम ने कोर्ट में बड़ी ताकत और दृढ़ता से अपनी पैरवी किया। उन्होंने आरोपियों को न सिर्फ दोषी ठहराया, बल्कि कुणाल जायसवाल को एक खून के प्यासे और सेक्स मैनियर के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने अपने दिल टूटने की पीड़ा में एक निर्दोष लड़की की जान ले लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जो लोग मासूम मोनिका की हत्या में शामिल थे उन्हें भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मुकदमे के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 3 जून 2015 को फैसला सुनाया। कुणाल जायसवाल, उमेश मराठे, प्रदीप सहारे, श्रीकांत सोनेक और अन्य आरोपी दोषी पाए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि ये सजा इस मासूम लड़की की जान वापस नहीं ला सकती, लेकिन न्याय की इस जीत ने पूरे नागपुर और महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ी बहुत सांत्वना दिया। यह मामला आज भी नागपुर के लोगों के दिलों में ताजा है। कई साल बीत जाने के बावजूद मोनिका किरनापुरे की वह दर्दनाक कहानी किसी भूल भुलैया में खोई नहीं है। एक मासूम लड़की जिसे ना जाने किस भूल भुलैया ने घेरा और जो बिल्कुल निर्दोष थी, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चाकुओं के वारों का शिकार हो गई। मोनिका की हत्या केवल एक गलत फहमी की वजह से हुई, एक ऐसा गलत फहमी जिसने एक परिवार का चिरस्थायी दर्द बना दिया और पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह केस देशवासियों के अंदर गहरी आक्रोश की ज्वाला जलाने वाला बन गया था, जिसने सरकार और प्रशासन को भी झकझोर कर रख दिया। आज भी हम देखते हैं कि इस क्रांतिकारी जोश का असर कई अन्य अपराधों के बाद दिखाई देता है। लेकिन यही सोचने की बात है कि आखिर न्याय की आवाज इतनी देर से क्यों उठती है। जब तक जघन्य अपराध होते हैं तब तक पीड़ित की आवाज अक्सर खामोशी में दब जाती है। सविता की थोड़ी सी लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी छीन लिया। अगर उस वक्त थोड़ी सी सतर्कता होती तो शायद आज मोनिका हमारे बीच होती, हंसती और सपने बुनती। यह कहानी हमें न्याय की अहमियत और जिम्मेदारी की याद दिलाती है कि हर आवाज को सुना जाना चाहिए और हर मासूम की रक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, आपकी सारी वीडियो जितनी पेंडिंग थी मेरे लिस्ट में, आज मैं सारी वीडियो देख के लाइक, कमेंट एंड शेयर कर रही हूँ। इस टाइम मैं काफ़ी बिजी हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, नेहा के हस्बैंड को साइकोसोशल परेशानी था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, जब गौरव को शादी से पहले इतने बार धमकी मिल रहा था तो नेहा से रिश्ता तोड़ लेना अच्छा था। रिश्ता तोड़ लेता तो वो आज जिंदा होता, बेकसूर की जान चली गई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, ननकी ने जैसा किया उसको वैसा ही सजा मिली। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, गलत काम करते वक्त लोगों का दिमाग काम नहीं करता है क्या। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, नेहा के माँ पापा को पहले ही समझ जाना चाहिए था तो आज नेहा जिंदा होती। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, शक का कोई इलाज नहीं है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी विवेक जी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत दुखद है, समाज की गंदी मानसिकता ने एक बेटी की जान ले लिया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, ऐसी रिश्तों का ऐसा ही अंजाम होता है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं और एंड हमेशा बहुत बुरा होता है, एक जान से जाता है और दूसरा जेल। यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा मिश्रा जी ने कमेंट किया है, इन सब में सबसे ज्यादा गलत नेहा की मां ही थी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ज्योत्सना धुरी जी ने कमेंट किया है, मुझे बहुत बुरा लगा कि अच्छे लोग मारे गए, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इंजीनियर नैन्सी जी ने कमेंट किया है, जब बच्ची को सपोर्ट करना था तब किया नहीं, उसके मरने के बाद क्या आंदोलन, क्या इंसाफ, बेचारी लड़की चली गई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। निर्मला अरबल जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। मैम गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्वसीम जी ने कमेंट किया है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नीता थापा जी ने कमेंट किया है, नेहा के मौत में माँ बाप का भी हाथ है, जब बेटी इतना दिन से बता रही थी तो आज तक बेटी की हाल चाल पूछने चले जाना चाहिए था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जनु थींग नाम के आईडी से कमेंट आया है, थैंक यू। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ज्योति रघुवंशी जी ने कमेंट किया है, नाइस। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शिखा शिवाक्ष जी ने कमेंट किया है, आई लाइक योर वीडियो ब्रो, आगे बढ़ते रहो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जया कोटाई जी ने कमेंट किया है, नमस्कार सर। मैम नमस्ते, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मैरिड अनमैरिड नाम के आईडी से कमेंट आया है, एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे गणेश सौद जी, सिमरन सावी जी, सोनल करेलिया जी, राहुल जयकर जी, विनोद राजपूत जी, श्याम बहादुर गुप्ता जी, जहीर डॉन जी, कंचन पटेल मैम, डेविड सर, मोहम्मद उमर जी, रेखा सोकल जी, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।